नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही है, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। आधुनिक दौर में मछली पालन की एक नई तकनीक को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा कम लागत और कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। इसको बायोफ्लॉक तकनीक से जाना जाता है। किसान भाइयों, आप मछली पालन के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। मछली पालन में एक तालाब का होना जरूरी होता है जिसमें सालों भर पानी रह सके, और उसमें जो मछली का बीज डालते हैं वो हमारा 8 से 10 महीने में ही वो बड़ा हो पाता है और बेचने लायक होता है, तब उसे निकालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में बिना तालाब के भी आप मछली पालन कर सकते हैं और पानी की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम होती है। इस तकनीक को कहते हैं बायोफ्लॉक। इसके लिए आपको एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। ये टैंक आप छत पर भी बना सकते हैं या ज़मीन पर जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ बना सकते हैं। साधारणतः ये टैंक में लगभग 25,000 लीटर पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रहने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं हो सकता है। आवश्यक संसाधन सीमेंट टैंक, टारपोलिन टैंक, एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स, मत्स्य बीज आदि। बायोफ्लॉक हेतु टैंक का आकार ये लगभग 5 से 10,000 लीटर हो सकते हैं, जिसका आकार लंबाई 15 फीट, लगभग चौड़ाई 15 फीट तथा गहराई 4 फीट रखते हैं। लेकिन अब ये बायोफ्लॉक को डेवलप करने के लिए, को बनाने के लिए आपको विशेष तरह का उसमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई का आटा हो गया और इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, और प्रोटीन जिसमें कि सरसों की खल्ली ओगड़ा जो होता है, इनको गुड़ ओगड़ा के साथ मिला करके पहले बायोफ्लॉक छोटे से जगह में बना लेते हैं, छोटे से बर्तन में इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर जो 25,000 लीटर वाले जो टैंक आपने बनाया है उसमें इसको डाला जाता है। अब जो भी आप मछली को ऊपर से खाना देंगे इस टैंक में, वो अमोनिया तो बनाएगा ज़रूर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो बायोफ्लॉक के रूप में आपके टैंक में डेवलप कर गया है, ये अमोनिया को तोड़ देगा और नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मछली के लिए हानिकारक नहीं है। और ये बैक्टीरिया को ये मछलियाँ खाते भी रहेगी, मतलब उसको भोजन भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पानी हमेशा साफ रहेगा और उसमें कोई भी जहरीला चीज़ नहीं होगा जो मछली को मार सके। इसमें आवश्यकता ये होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत होना चाहिए। 24 घंटा ऑक्सीजन का एरेटर लगा होना चाहिए और लगातार उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए। ये बायोफ्लॉक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अमोनिया बनता रहेगा और वो फिर मछली इसमें मर जाएगी। इसलिए अगर आप बायोफ्लॉक शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था करना पड़ेगा, और 24 घंटा अगर बिजली नहीं रहे तो उसको बैटरी या जनरेटर से चलाना पड़ेगा। ये एक मुख्य अवयव है, मुख्य ज़रूरी चीज़ है जो बायोफ्लॉक में काम आती है। अब इस टैंक में आप कोई भी मछली डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः किसान क्या करते हैं, जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो मछली है उनको डालने से उनकी बढ़त अच्छी मिलती है और लाभ भी अच्छा मिलेगा। आप इसमें रोहू, कतला, मृगल भी डाल सकते हैं, मांगुर डाल सकते हैं या पेंगेसियस डाल सकते हैं, तिलापिया डाल सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है जो तिलापिया और पेंगेसियस थोड़ा हार्डी फिश है, थोड़ा वो ज़्यादा अपने बर्दाश्त कर सकता है। तो उस तरह का मछली यदि आप इसमें डालते हैं तो काफ़ी इससे उत्पादन मिल सकता है।
एक टैंक से, अगर 25,000 लीटर का टैंक है तो 500 से लेके 1,000 किलोग्राम मछली आप उसमें निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है जो आप उसको खाना कैसा दे रहे हैं और पानी का क्वालिटी, पानी कैसे आप रख रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं है। बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन करने के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रमिक की कम लागत, मछलियों में बीमारियां कम लगती हैं, चोरी का खतरा नहीं होता है। साधारणतः इसमें जो उत्पादन लेते हैं हर 6 महीना पर उसको बदल देते हैं। अगर मछली आपका 3 महीना या 4 महीने में आधा किलो आकार की हो गई तो आप उसको निकाल के बाजार में बेच करके नया फिर जीरा उसमें डाल दें और फिर ले सकते हैं। तो साल में 2 से 3 बार आप आराम से यहाँ से मछली का उत्पादन ले सकते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने मूंग और उड़द की बुआई कर रखी है, उनकी फसल बुआई के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में है और इस समय खेतों में खरपतवारों की अधिकता, कीट और रोगों के कारण फसल की पैदावार बाधित हो जाती है। ऐसे में फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए आप कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको मूंग और उड़द के फसल प्रबंधन के बारे में कुछ वैज्ञानिक बातें बताना चाहेंगे। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। तो अगर हम जो किसान मूंग और उड़द लगा चुके हैं उनके लिए एक सुझाव होगा कि अपने जो क्यारियां हैं उनको तो गहरी कर लें और जो जिससे पानी निकलता है वो नाला भी गहरी कर लें, ताकि उसमें जो भी बरसात का पानी खेतों में आता है वो बहकर निकल जाए, बाहर निकल जाए। किसान भाइयों, फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसकी हम लोग 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवार या घास को जो खेतों में उग जाता है इस समय। सबसे पहले तो हम लोग जो है कि हाथों द्वारा करते हैं, अपना किसान खेतों में जाकर उनको चुन लेते हैं घासों को खेतों में से या पौधों के बीचों में से। तो ये हाथ से हम लोग इसका निकाई करते हैं। तो हम लोग इसमें जाएंगे कि रासायनिक विधि से इसको कैसे नियंत्रण करें। घासनाशी दवाई आता है जिसको इमिजाथापर बोलते हैं। ये कोई भी दलहनी फसल में काम करता है। जब फसल हमारा 25 से लेकर 30 दिन का हो तो इस अवस्था में इसका ज़रूर छिड़काव कर लें। इसकी मात्रा मैं बताना चाहूँगा, 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसको कोई भी नैपसेक स्प्रेयर में या जो पैर से चालित स्प्रेयर है उससे खेतों में छिड़काव कर दें। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करके दानों को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा 2 और समस्या आती है इस समय, कीड़े मकोड़ों को और रोग व्याधियों का। तो इसमें हम लोग कीड़े मकोड़े में मुख्यतः मूंग और उड़द में हम लोग देखते हैं इस अवस्था में जब फसल 30 से लेकर 35 दिन या 40 दिन को हो जाए, जब फूल आने से पहले की अवस्था में, तो इसमें देखते हैं कि भुआ पिल्लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है इनके पत्तियों में। भुआ पिल्लू को शुरुआत अवस्था में पहचानना
की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये जब बड़े हो जाएं उससे पहले नियंत्रण कर लें, क्योंकि ये एक बार जब बड़े हो जाते हैं तो इनका नियंत्रण बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि यह दिन की अवस्था में नहीं निकलते हैं, रात में ही निकलते हैं जब अंधेरा हो जाता है। खेतों में जब आप घूमेंगे सुबह सुबह तो देखेंगे कि बहुत सारे पत्तियां जालीनुमा बन जाता है। तो उन जालीनुमा पत्तों को अगर गौर से अध्ययन करें तो देखेंगे कि नीचे की सतह पर, पत्तियों के नीचे की सतह पर छोटे छोटे पिल्लुआँ काफ़ी मात्रा में जमा रहते हैं। तो वो अवस्था इसके नियंत्रण के लिए सब महत्वपूर्ण होती है। तो हम जब जो उस तरह का पत्तियां हैं उनको चुनकर खेतों से हटा देते हैं, एक बोरी की सहायता से उसको भर के दूर जाकर नष्ट कर देते हैं पत्तियां को कीड़ों सहित, तो इससे इस विधि से भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा एक रासायनिक दवाई है, उसका स्प्रे करके, उसका छिड़काव करके भी हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक दवाई में मुख्यतः इंडोक्साकार्ब नामक दवाई है, जो कि 1 ml मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 25 से 30 दिनों में जरूर छिड़काव कर दें। इस तरह से इसमें हम नियंत्रण पा सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की फसल में पित्त सिरा मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देते ही डाई मिथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लानोफिक्स हार्मोन की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट, जिसे हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं, कि 0.5% घोल का छिड़काव करें। खड़ी खरीफ की फसलों में सफेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर फिनाल्फास 25 EC प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में वर्षा वाले दिन भुरकाव करें या सिंचाई जल के साथ देवें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मूंग की फसल में संकीर्ण पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इमिजाथापर 10 SL दवा की 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग करें। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा के कृषक संदीप कुमार ने। ये मलबेरी के पौधे लगाने और रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो हम आपको बताते हैं कि
कि सबसे पहले जो ये शहतूत है ये मैदानी इलाकों से लेकर ये आपका हिमालयन रीजन तक, आपके हाई हिल्स तक हो सकता है। शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती के लाभों के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शहतूत के फल, आपके जो शहतूत के फल वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आप इनको शुगर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जो होंगे आपके फ्रेश फ्रूट और बिना खाद वाले फ्रूट जो आपको शहतूत के आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम इसका चारे के लिए। किसानों के लिए जो शहतूत का चारा सबसे अच्छा चारा है और इसमें जो आपका क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसको गर्मी के मौसम में जब आपका और सारा चारा ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप शहतूत का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चारे के लिए। फिर आप इसका तीसरा यूज जो आता है उसका वो है आपका सेरिकल्चर में, रेशम उद्योग में, जो कि सबसे फ़ायदेमंद उद्योग है इस वक्त कि आप इसके ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना जाता है शहतूत, जो कि आपका वाइट मलबरी भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो शहतूत के कीड़े को आप इस पर पालकर इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपकी जो इसकी लकड़ी है उसको भी आप, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगता है, तो इसको आप हमारे जो लोग फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके बर्तन भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, शहतूत कम समय और कम लागत में तैयार होने वाला पौधा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो शहतूत की जो खेती के लिए आपको इसकी कटिंग्स सबसे अच्छी चलती है, आप इसका बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस शहतूत के जो किस्में हैं आपके जो मैदानी इलाकों में है वो आपका वाइट मलबरी, जिसको आप मोरस अल्पा के नाम से जानते हैं, और जो आपके ये काला शहतूत, ठीक है, ब्लैक आपका जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपके जो मैदानी इलाकों में जो रेशम उद्योग में है वो मोरस अल्पा वाइट शहतूत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पर जो कटिंग है वो उसमें इजी टू रूट है और इसमें आपने जो कटिंग है वो आपकी जो पेंसिल साइज़ का बहुत मोटी कटिंग नहीं लेनी है और बहुत पतली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग लेनी है और उसको आपने कटिंग्स लगानी है। और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाकर आपने इनको अच्छे से जो मिक्सचर बनाना है वो आपने गोबर का या रेत भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है, और अगर हल्की मिट्टी है तो आप गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कटिंग लगानी है, कटिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपने उसमें लगातार इसमें आपने पानी देना है, वो सूखनी नहीं चाहिए कटिंग। आपके थोड़े टाइम के बाद इसमें आपके बड निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि हो सकता है हर बड से आपके नई शूट आ जाए, तो आपने एक ही शूट को मेंटेन करके रखना है उसमें जब तक कि आपका पूरा पौधा तैयार ना हो जाए। ये पौधा जब तैयार हो जाए तो बरसात के मौसम में आपने इसकी प्लांटिंग करनी है आपके अपने खेतों में। खेतों में आप इसको आपके बंड पर भी लगा सकते हैं, खेतों के किनारों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका और खेत का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपके पास बीच में जगह है तो आप इसको आप इन खेतों के बीच में लगा सकते हैं। तो आपने जो भी प्लांटिंग करनी है वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि इसको बारिश के टाइमर जिससे इसमें पानी की कमी ना आए। फिर आप इसमें जो बंड्स में आपके जो आपकी दूरी रहेगी वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप इसको लगाएं, क्योंकि जो इसका क्राउन का स्प्रेड है वो ज़्यादा रहता है, जिससे आपको, अगर आप इसको चारे के लिए या आप रेशम उद्योग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से आपको इससे आपके इसके पत्ते अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए और बड़ा पत्ता आपको मिले। और प्रबंधन में आपको कुछ करना है तो आप इसकी पोलार्डिंग कर सकते हो। जैसे आप चारे के लिए आप उसके ऊपर से इनकी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे जब आप इसकी पूरी शाखाएं काट जाएंगे तो अगले साल के लिए आपके जो नए पत्ते आएंगे उसमें आपके जो रेशम उद्योग वाले जो किसान हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रेशम के जो कीड़े हैं वो नए पत्तों को ज़्यादा अच्छे से आप उसके चबा सकते हैं और नए पौधों के लिए वो उनका अच्छा चारा बनता है। तो उसके जो विशेष प्रबंधन में यही है कि आप इसका जो क्राउन का साइज़ है, आपका ट्री का साइज़ है, उसको आपने छोटा ही रखना है, जिससे कि आप आसानी से इसको प्रबंधन इसका कर सकें और आप इसके कीड़ों को आराम से इससे निकाल सकें। शहतूत की खेती में आपको बहुत ज़्यादा अधिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समय समय पर आपको इसमें पानी देना है और आपको एक तौलिया बनाना है, प्रॉपर तौलिया,
जिससे इसमें की किसी भी तरह की वीड्स ना आए, खरपतवार इसमें ना उग सके। तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चारे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर मिलाकर अच्छे से ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है या और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। आपने इसमें बीच बीच में आपने पानी देते रहना, जिससे कि ये अच्छे से आपका तैयार हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो शहतूत है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रबंधन भी नहीं मांगता है, और इस छोटे से ये बहुमूल्य पौधे कम समय में और आपके कम पैसों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।